आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कॉलोनियल सिटीज़ की बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब हमने देख लिया अभी तक। और अब हम ब्रिटेन पे आ गए। ब्रिटिश ने जब भारत पे रूल किया तो शहर कैसे बना है। ट्विटर इंस्टा पे आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चार चीज़ें हम देखेंगे: कैंटोनमेंट, इरिगेशन, रेलवे टाउन्स और हिल स्टेशन। यही चार चीज़ों पे ब्रिटेन जो है यहाँ से रूल करते थे। देखो, मैंने आपको बताया ही है कि मुगल्स में अलग तरीके का अर्बनाइजेशन था, लेकिन जब ब्रिटिशर आए उन्होंने अलग तरीके से रूल किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, मिलिट्री पावर जो है ये इन्होंने बढ़ाई। ट्रेड ये भी करते थे। मेन ये तो ट्रेडिंग की कंपनी थी ना इनकी, तो इनको तो ट्रेडिंग टाउन्स तो बनाने ही थे। लेकिन अब जो है दिल्ली आगरा से फोकस शिफ्ट होकर गया तीन जगहों पे: मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, यानी कि कलकत्ता। यानी कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। जब ब्रिटेन है तो इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस किया। यही तीन प्रेसिडेंसी भी थी। सूरत, कैलिकट और ढाका को उन्होंने सरपास कर दिया। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ब्रिटेन का जो अर्बनाइजेशन था, जो ब्रिटिश ने अर्बनाइजेशन बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स लेके आए ये, लेकिन दोस्तों ये अपने मतलब के लिए लेके आए। इनको जो सही लगा वो किया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट की बात करें तो बेसिकली आर्मी वाला एरिया, मिलिट्री स्टेशंस। मद्रास में ब्रिटेन ने एक फोर्टिफाइड एरिया बना दिया था। यूरोपियन सेटलमेंट, जिनको व्हाइट टाउन्स बोला जाता था, जो कि ब्लैक टाउन से अलग है, जहां पे इंडियंस रहते थे। दो टाउन्स थे कैंटोनमेंट में, व्हाइट और ब्लैक। अब देखिए यहां पे भी रेशियल सेग्रीगेशन आ गया। ब्रिटिश ऑफिशियल ने ब्लैक टाउन का वर्ड 1670 में मद्रास में किया था। अब हालांकि ये क्रिश्चियन टाउन का ही कंट्रास्ट है, लेकिन 1720 में व्हाइट टाउन भी आ गया। रेशियल सेग्रीगेशन ही एक तरीके से आप बोलेंगे, व्हाइट अलग, ब्लैक अलग। तो स्वाति चट्टोपाध्याय कहती हैं कि बंगाली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शहर जो है पारास, तोलाज और तुलीज में डिवाइडेड था। डिस्टिंग्विश लोकेलिटी थी। एरिया बड़ा था, 1.5 मील का पूरा एरिया हुआ करता था। और बहुत सारे सर्वेंट्स जो है हमको देखने को मिलते थे, जिसमें ब्लैक्स भी थे। हालांकि ये हमको ज्यादा विजिबल, क्योंकि उस समय स्लेव ट्रेड तो चल ही रहा था ना। एक चीज और है, ब्रिटेन ये जो सिपाही थे ना, बहुत बीमारी लेके आते थे। बहुत बीमार पड़ते थे। कॉलेरा जब फैलता था, कोई भी बीमारी फैलती थी, भारतीय इतने बीमार नहीं पड़ते थे। 1:4 का रेशियो था। अगर कोई भारतीय इंडियन सोल्जर बीमार पड़ेगा, उससे 4 गुना ज्यादा ब्रिटेन के सोल्जर्स बीमार पड़ेंगे। 1818 से 1854 तक 8,500 ब्रिटिश सोल्जर्स कॉलेरा से ही मर गए। 1859 से लेकर 1867 से हर तीसरा जो ब्रिटिश सोल्जर मरता था उसको डिजीज होता था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन वाले, देखिए ये यूरोपियन जहां पे जाते थे ना, ये बीमारी भी लेके जाते थे साथ में। और इनका इम्यून सिस्टम पता नहीं बहुत वीक था। इंडियन जो है, कॉमन इंडियन सोल्जर्स, उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बढ़िया स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये लोग, इनका मोर्टेलिटी रेट जो था ना, ये बहुत कम होता था। हालांकि कैंटोनमेंट जो है वो यूरोपियन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करता था कि इंडियन सोल्जर्स से ना आए कांटेक्ट में। उल्टा था, ये लोग सोचते थे कि इंडियन सोल्जर्स के पास आएंगे तो हमको बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए जो मार्केट होती थी वो दूर, लेकिन फिर भी जो मार्केट होती थी, दूर कह रहा हूं, पास में होती थी। कैंटोनमेंट के पास में मार्केट होती थी। अब भाई सोल्जर है, वो भी इंसान है, सामान तो खरीदने जाएगा ही। तो जब ये लोग जाते थे तो इंडियन सोल्जर्स के प्रॉक्सिमिटी में आते ही थे। ये है, रेजिमेंटल मार्केट सेटअप किए गए ताकि जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं लोकल बाजार से ही अपना माल खरीद सके। मतलब एक तरीके से इंडियन सोल्जर्स से लोग ज्यादा इनका कांटेक्ट ना हो। जो बड़े ऑफिसर्स होते थे उनके लिए बड़े बड़े बंगले होते थे। कैंटोनमेंट की बात हो रही है, मद्रास, बैंगलोर में जहां कैंटोनमेंट बना, बहुत बड़े बड़े बंगले। जो सुपीरियर, जितनी सुपीरियर पोजीशन उतना बढ़िया रहता था। और लोकल पीपल से लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते थे। ऐसा था, आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, ये लोग पहले से ही करते थे। इंडियन सोल्जर्स कैसे रहते थे? गरीबी में, झोपड़ियों में रहते थे। कैंटोनमेंट के आउटर सर्कल में रहते थे। और जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर रहते थे। ठीक है। लेकिन यूरोपियन सोल्जर्स लोकल मार्केट्स आते थे, ब्लैक टाउन आते थे। शराब और प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में ये लोग ब्लैक टाउन आते थे। बिल्कुल ऐसा था। इंडियन सोल्जर्स से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये जो है हमको बीमारियां फैला दे। लेकिन दोस्तों था उल्टा, ये लोग बीमारियां फैलाते थे। इनको बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती थी। हालत बड़ी खराब थी, हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा एडमिट होते थे। 1866 में बंगाल में 4 गुना ज्यादा यूरोपियन सोल्जर, 1:4 का रेशियो था। एक अगर भारत है तो 4 होंगे इधर ब्रिटेन के जो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे।
हालांकि यहाँ पे यूरोपियन सोल्जर जो हैं दे कुड नॉट मैरी, उनको इंडियंस जो थी इंडियन वुमेन से शादी करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता था कंपनी को कि अगर ये इंडियन वुमेन से शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, तो बेकार में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा तो और हमसे मांग करेंगे इतना पैसे लाओ, तो अभी वो नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पे शादी करने की इनको अनुमति नहीं थी, लेकिन शराब बहुत पीते थे, ये शराब बहुत ज्यादा पीते थे। ठीक है, तो और इन जो यूरोपियन सोल्जर्स थे ना, हर तरीके का नशा करते थे, गांजा भी इनको सप्लाई किया जाता था, ऐसा है। और कंपनी जो है वो कई बार कोशिश करती थी, मतलब ब्रिटिश जो है, खैर 1864 में तो ब्रिटेन का ही पूरा रूल हो गया था, वो कोशिश करती थी 1857 में कि इन चीजों को रोका जाए। इसी के लिए कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया 1864 की अल्कोहलिज्म इतना ज्यादा आर्मी में हो गया था कि इसको कर्ब किया जाए। अल्कोहलिज्म से करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, ब्रिटेन जो है बहुत सारे इंडियंस को उन्होंने रिक्रूट किया ताकि मिलिट्री डिसिप्लिन सिखा सकेगी, ऐसा है। बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो ज्यादातर अपर हिंदू कास्ट जो होती थी, ब्राह्मण्स और राजपूत और मुस्लिम्स वो थे, और इन्होंने ही बाद में बवाल मचा दिया था 1857 में, इसलिए बाद में 1857 के बाद बांट भी दिया गया था। ठीक है, कास्ट जो था ना सब सेम, उसमें सेम कास्ट को, राजपूतों को एक ही इन्फेंट्री में रख दिया गया था। अब जब एक होगा तो यूनिटी होगी, तो बाद में डिवाइड कर दिया था 1857 में, ऐसा था। तो 1857 में आपको पता ही है कि फिर जब क्रांति हुई है ना यहाँ पे, और इंडियन सोल्जर्स भी यूरोपियन के मुकाबले बहुत ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तो यूरोपियन सोल्जर्स जो है वो बढ़ गए। 1857 से पहले अगर एक यूरोपियन सोल्जर था तो 6 इंडियन सोल्जर होते थे, मतलब एक यूरोपियन सोल्जर पे 6 यूरोपियन सोल्जर, 1:6 का रेशियो। 1857 के बाद 1:3 हो गया, तो यूरोपियन सोल्जर्स को भी यहां पे बढ़ाया ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो सके। फिर 1857 के बाद पता ही आपको, लखनऊ को पूरा बदल दिया, दिल्ली को पूरा बदल दिया। लखनऊ में गलियां थी, मैंने बताया था ना कि वहां पे पूरा बंद कर दिया। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन होते थे, जैसे चारबाग रेलवे स्टेशन जो लखनऊ का था, उसको पूरा मिलिट्री आउटपोस्ट में बदल दिया था, फोर्ट, आर्सेनल, बराक्स ये सब बना दिए थे। तो ये कैंटोनमेंट था इनका। अब इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन और कैनाल कॉलोनीज, ये भी अर्बनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ब्रिटेन जो है उन्होंने कैनाल्स को और एम्बैंकमेंट्स को काफी प्रमोट किया, ये इरिगेशन पे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे, भाई ये आए क्यों थे, ये तो बिजनेस करने आए थे, तो बिजनेस क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इनको रॉ मटेरियल चाहिए था ना, तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी चाहिए, तो इरिगेशन तो डेफिनेटली इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बंगाल में इन्होंने इडेन कैनाल बना दिया, हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। पंजाब एक ड्राई रीजन था, भले ही पंजाब में 5 नदियों का संगम होता है, 5 नदियां हैं पंजाब में, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, संगम नहीं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, लेकिन पंजाब में बहुत ये दिक्कत थी यहां पे, तो वहां पे नदियां पहुंचा दी। पंजाब को पानी चाहिए था और बड़ा फर्टाइल था, तो पंजाब में चेनाब हो गया, दोआबा, झेलम कैनाल हो गया, ये सारी कैनाल जो है ये सब बनाई गई ताकि पेजेंट्स को पानी पहुंचाया जा सके। ठीक है, और इसके बदले पेजेंट्स पैसा भी देते थे। यस, तो पंजाब जो है वो इंडियन आर्मी के लिए मेन रिक्रूटिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं तो इसके लिए आर्मी की भी जरूरत पड़ेगी, तो जहां ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे वहां पे आर्मी आएगी, और जहां पे आर्मी आएगी तो उनके रहने की भी व्यवस्था करनी है, तो इसीलिए कैनाल कॉलोनीज भी पंजाब में बनना शुरू हो गई। सरप्लस पॉपुलेशन जो थे वो इन एरियाज में सेटल हुए। यस, कुछ कॉलोनीज जो हैं वो सोल्जर्स को अलॉट की गई। सीएच बक नोट करता 1906 में कि यहां पे जो कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे उनको टाउन्स और विलेज जो हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, इन सबके एरिया को अलॉट करना होता था। ठीक है, और जितनी भी स्पेसेस थी, कुछ जैसे पुलिस स्टेशन हैं तो पुलिस के रिजर्व होगी, फैक्ट्रीज हैं अलोंग द रेलवेज, प्लॉट्स जो हैं, ठीक है, ये सब, इन सबको अलॉट करते थे यहां पे कॉलोनाइजेशन ऑफिसर जो होता था, ऐसा था। तो जहां पे शहर बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी होगा, तो यही शहर जो बने, जो कैनाल कॉलोनीज बनी, ये इंपॉर्टेंट सेंटर भी हो गए मर्चेंट्स के लिए, मनी लेंडर्स के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत बढ़िया था। बाई इरिगेशन होगा तो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़िया होगा, और एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़िया होगा तो बिजनेस होगा ही होगा। पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इतना ज्यादा हमको बॉम्बे, डेक्कन या बंगाल में देखने को नहीं मिलता है। पंजाब में इरिगेशन या कैनाल टाउन्स काफी हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रेलवे टाउन्स की।
रेलवे टाउन्स की बात करें तो ब्रिटेन की सबसे बड़ी देन, हालांकि इन्होंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन एक तरीके से फिर अभी तो हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है। दूसरे पे है कि तीसरे पे, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ब्रिटिशर जो थे, दे वर दी पॉनियर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। उन्होंने इंडिया में रेलवे को बनाया। लेकिन इंडिया में रेलवे को क्यों बनाया? इंडिया में रेलवे का नेटवर्क इसीलिए बिछाया ताकि ये अपनी मदद कर सके, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, इंपोर्ट ज्यादा हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो सके। तो हम ये देखते हैं कि रेलवे, बहुत सारे लोकोमोटिव जो है वो बनाए गए, हमने बहुत सारे खुद भी बनाए, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा किए, बाहर से ज्यादा मंगाए। लोकोमोटिव जो है बाहर से ज्यादा मंगाए। हालांकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो रेलवेज को वैगन दे रही थी, ठीक है, लेकिन लोकोमोटिव बाहर से ज्यादा है। 700 लोकोमोटिव 1865 से लेकर 1941 तक इंडिया में बनाए गए और 12,000 को इंपोर्ट किया गया। तो आप देख ही सकते हैं, 700 भारत में, 12,000 बाहर से हम लेके आए। तो इसका मतलब इंपोर्टेड बहुत ज्यादा था। इंडिजीनियस, आत्मनिर्भर उस समय हम नहीं थे। रेलवे उस समय बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर था। कॉलोनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डोमिनेशन, ये तीनों के लिए रेलवे यूज होता था। आर्मी रेलवे यूज करती थी। 19th सेंचुरी में जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, इस रेलवे नेटवर्क ने भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। जहां रेलवे लेट पहुंची वहां पे ठीक हुआ। वहां पे जैसे राजस्थान में जो रेलवे है वो लेट पहुंची तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक राजस्थान में रेलवे नहीं पहुंची थी, क्योंकि होता क्या था कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी हाथ से। अब रेलवे तो मॉडर्नाइज्ड है, ठीक है, जहां मशीन आएगी वहां पे क्या होगा? वहां पे अल्टीमेटली लोगों की दिक्कतें होंगी। तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के जो सेंटर्स थे, दे वर कनेक्टेड टू बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये मेजर पोर्ट्स थे। तो रेलवे का नेटवर्क यहां पे था, ठीक है। बहुत जगह, हुबली हो गया, धारवाड़ हो गया, यहां सब जगह हमको रेलवे का नेटवर्क देखने को मिलता है। फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, फैक्ट्रीज से ये रेलवे कनेक्टेड थे। प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब होता क्या था कि देखो, फैक्ट्रीज बनाई जाती थी, तो अब रेलवे की फैक्ट्रीज होती थी, रेलवे के कारखाने होते थे, तो यहां पे लोगों को भी इंप्लॉय किया जाता था। तो वहीं से कॉलोनी बन गई। जहां पे इस तरीके की चीजें होंगी तो डेफिनेटली कॉलोनी बनेगी ही बनेगी। लाइन बिछाई गई, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, कानपुर, सब जगह लाइन बिछाई गई, ठीक है। तो हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई, और रेलवे की हाउसिंग कॉलोनीज बढ़िया होती थी। तो ये चीज है। और यूरोपियन एम्प्लॉयज की बात करें तो खाली 10% थे, 7 से 10% तक थे, बाकी 90% इंडियन थे। तो जब इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन आया 1916 से 18 तक, 70 वर्कशॉप कॉम्प्लेक्सेस थी रेलवे की, और उसमें भारत के बहुत सारे लोग थे। 1931 आते आते 1,36,000 लोग वर एम्प्लॉयड इन 145 रेलवे वर्कशॉप्स, ऐसा था, ठीक है। ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा मिलता था, भले ही 7 से 10%, लेकिन इनको पैसा बहुत ज्यादा मिलता था, इंडियन को कम मिलता था। तो रेशियल डिवाइड भी हो गया, ऐसा था। लाहौर में रेलवे वर्कशॉप जो थी, रेलवे वर्कशॉप और सिविल लाइंस, दे वर द न्यूक्लियस ऑफ द सिटी। रेलवे कॉलोनीज अच्छी होती थी लेकिन बहुत मीनेस्ट थी। 1929 आते आते 12,500 एम्प्लॉय जो है वो लाहौर की वर्कशॉप में, जो रेलवे की वर्कशॉप थी, वहां पे काम करते थे, ऐसा था। तो रेलवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। टनल्स, ब्रिजेस बनाए गए, और जब भी ये सब चीजें बनाई जाएंगी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो जहां पे रेलवे वर्कशॉप होगी वहां पे रेलवे टाउन्स भी होंगे। तो टाउन्स भी होते थे, ऐसा था। कुछ हिल स्टेशन में भी रेलवे का नेटवर्क, जैसे नीलगिरी हो गई, ऊटी हो गया, शिमला हो गया, वहां पे भी रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया। तो अब हम आते हैं हिल स्टेशन पे। हिल स्टेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन के लिए हिल स्टेशन था 1819 से लेकर 1860 तक। मतलब 1819 में पहला हिल स्टेशन बनाया, और 1860 आते आते काफी हिल स्टेशन थे जो ब्रिटेन की समर कैपिटल, जैसे शिमला जो है 1864 में शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया, ऑफिशियल समर कैपिटल। 1870 में ऊटी जो है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो भी समर कैपिटल हो गया। नैनीताल भी समर कैपिटल, यूनाइटेड प्रोविंस की समर कैपिटल रहा 5 महीने तक। दार्जिलिंग बंगाल की समर कैपिटल रहा 3 महीने तक। तो पहाड़ों से बहुत ज्यादा प्यार था, और यहां पे यूरोपियंस ज्यादा रहते थे क्योंकि यहां पे भीड़ कम होती थी, लोग पहाड़ों पे ज्यादा रहते नहीं थे। तो यूरोपियंस ने पहाड़ों को बदलना शुरू किया। और आबो हवा भी, कहते, लॉर्ड लेटन यहां पे बोलते हैं कि आबो हवा यहां की ब्रिटेन जैसी है। तो ऐसा था हिल स्टेशन। यहां पे आप देखते होंगे कि जो बेहतरीन स्कूल्स है वो आपको, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, वहां पे अमिताभ बच्चन भी शायद वहीं से पढ़े हैं ना।
तो वहां पे बड़े बड़े स्कूल, राहुल गांधी भी वहीं से पढ़े हैं, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जो गजब के स्कूल्स होते थे, बोर्डिंग्स, हॉस्टल्स, वो सब आपको पहाड़ में देखने को मिलते थे। इंग्लैंड ने बनाया, इंग्लिश ने प्राइवेट स्कूल्स बनाए वहां पे, ताकि यूरोपियंस जो है वहां पे अच्छे से पढ़ सके। लोअर पॉपुलेशन थी तो बड़ा अच्छा लगता था, तो यूरोपियन ज्यादातर हिल स्टेशन भी प्रेफर करते थे, वहीं पे जाके सेटल होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन एरियाज में इंडियंस नहीं मिलते थे, बिल्कुल इंडियंस भी थे, अच्छे खासे इंडियंस थे, इंडियंस भी थे। आउट नंबर यूरोपियंस कहां से ज्यादा हो जाएंगे, रहेंगे तो हम ही जहां सबसे ज्यादा। तो शिमला को डेवलप करना शुरू किया, शिमला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले हमको मुगल ट्रेडिशन शिमला में देखने को मिलता है, लेकिन बाद में ढेर सारे चर्चेस बनाए गए, टाउन हॉल बनाया गया। टाउन हॉल तो आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदते थे ये लोग, इंडियन प्रिंसेस थे वो भी प्रॉपर्टीज खरीदते थे, लेकिन यूरोपियंस को तो ये था कि इंडियंस का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, तो इंडियन प्रिंसेस को भी ये रोकते थे कि ये प्रॉपर्टीज ना खरीदे। तो कुछ ऐसी पॉलिसी आते थे, जैसे 1907 में पॉलिसी लाए थे, ताकि इंडियन प्रिंसेस, क्योंकि प्रॉपर्टी भाई ये बहुत बढ़िया टूरिज्म स्पॉट था, लोग जाते थे, यूरोपियंस जाते थे, ऐसा था। फिर यहाँ पे रेलवे भी बनाई गई, रेलवे भी कनेक्ट की गई हिल स्टेशन से, ताकि आसान हो सके। तो ये चीज थी। कंक्लूजन की बात करें तो देखो, जब ब्रिटेन आए तो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हुए, अर्बन सेंटर का डिक्लाइनेशन हुआ। हाँ, कैनाल टाउन्स थोड़े डेवलप हुए, रेलवे को भी इन्होंने बनाया, रेलवे टाउन्स भी डेवलप, लेकिन ये सब इन्होंने अपने ही मतलब के लिए किया, और इसका डिजास्टर्स इफेक्ट हम पे हुआ। वो अर्बनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े सिटीज का डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे लखनऊ डिक्लाइन हुआ, और बहुत बड़े बड़े शहरों ने अपना प्रोमिनेंस खो दिया, सूरत हो गया, ढाका हो गया, उन सब ने अपना प्रोमिनेंस खो दिया। ये था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम समापन की ओर बढ़ गए हैं, एक पार्ट और बचा है, फिर ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, और मैंने सब कंप्लीट कर दिया, चारों मॉड्यूल पूरे हो गए हैं। तो जब दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपको काफी आसानी होगी। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।